एक गांव, रात का बिल्कुल अंधेरा। अचानक मिलिट्री की गाड़ियां आती हैं। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के ढेर सारे लोगों को बिना किसी वजह अपने घरों से निकालकर टारगेट किया जाता है। घर जलाए जाते हैं, चीख पुकार मचती है। देखने वालों को लगता है भाई वॉर चल रही है, वॉर में तो सब चलता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अगले दिन जब उस मिलिट्री कमांडर को अरेस्ट करके इंटरनेशनल कोर्ट में पेश किया जाता है ना, तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग होता है। उसकी डिफेंस टीम जज के सामने एक ही बात बार बार कहती है, जज साहब, हम तो सिर्फ ऊपर से आए ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो वॉर है और वॉर में सोल्जर्स ऑर्डर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे। सही बात है। और कोर्ट रूम में बैठे सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा। क्या मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन लेने से हर गुनाह माफ हो जाता है? लेकिन तभी उस कोर्ट रूम में एक ऐसी लीगल बहस शुरू होती है। एक ऐसी बात बोली जाती है जिससे सिर्फ उस कमांडर का फ्यूचर ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री चेंज हो जाती है। और सच बताऊं, दुनिया के 80% लोग आज तक इन दो शब्दों के बीच का असली मतलब ही नहीं जानते। उन्हें लगता है हर बड़ा हमला एक ही कैटेगरी में आता है। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल गहराई से तोड़कर समझेंगे, वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड के बीच की उस बारीक लकीर को। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल और ये है हमारी सीरीज टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड, जहां आप बोलते हो और हम समझाते हैं आसान भाषा में। तो आज के इस डीप एनालिसिस का मिशन है इन दो भयंकर इंटरनेशनल क्राइम्स के लीगल रूल्स की तह तक जाना। जिनीवा कन्वेंशन से लेकर रोम स्टैट्यूट और हिस्ट्री बदल देने वाले लैंडमार्क केसेस तक हर एक बारीकी को हम न्यूट्रली और बिना किसी पॉलिटिकल साइड के प्रेजेंट करेंगे ताकि असली लीगल पोजीशन सामने आ सके। क्योंकि जब बात इंटरनेशनल लॉ की होती है तो इमोशंस नहीं, फैक्ट्स, इंटेंट और डेफिनेशंस डिसाइड करते हैं कि सजा क्या होगी। तो वापस उस रात वाले सीन पर चलते हैं। जो कमांडर बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि वॉर में सब चलता है, असल में वहां इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी IHL लगता है। एक आम मिसकंसेप्शन होता है कि वॉर डिक्लेयर होते ही सारे लॉ सस्पेंड हो जाते हैं और एक फ्री फॉर ऑल सिचुएशन बन जाती है। बिल्कुल, पर ऐसा नहीं है। रियलिटी में वॉर के भी अपने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ह्यूमैनिटी की एक ऐसी बाउंड्री है जिसे वॉर के दौरान भी क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये बाउंड्री बहुत क्लियरली डिफाइंड है। वॉर क्राइम्स उन्हीं सीरियस वायलेशंस को कहते हैं जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान IHL के खिलाफ होते हैं। यानी जब युद्ध चल रहा हो तब भी इंसानियत के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मेंटेन रखने होते हैं। एग्जैक्टली। अगर उन प्रिंसिपल्स का सीरियस वायलेशन किया जाए तो वो एक आम क्राइम नहीं बल्कि वॉर क्राइम बन जाता है, और इसका लीगल बेसिस हवा में नहीं बनाए। ये मेनली डेवलप हुआ है जिनीवा कन्वेंशन से, एडिशनल प्रोटोकॉल्स 1977 से, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से और सबसे इंपॉर्टेंट रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। यहाँ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसको एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। कस्टमरी लॉ बेसिकली उन अनरिटन रूल्स की तरह है जो सदियों से चली आ रही हैं। जैसे पुराने जमाने में एक आम समझ होती थी कि दुश्मन देश का मैसेंजर अगर संदेशा लेकर आए तो उसे मारना नहीं चाहिए। हाँ, वो एक कस्टमरी रूल था। रोम स्टैट्यूट का आर्टिकल 8 इन्हीं सब कस्टम्स और ट्रीटीज को एक जगह लाकर सीधा सीधा वॉर क्राइम्स को डिफाइन करता है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC को पावर देता है ऐसे केसेस को प्रोसिक्यूट करने का। अगर हम रोम स्टैट्यूट के हिसाब से देखें तो इन क्राइम्स को 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल पॉइंट है सिविलियंस पर अटैक करना, और ये सबसे फाउंडेशनल रूल है। वॉर में दोनों तरफ की मिलिट्री आपस में लड़ रही है, सोल्जर्स एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, वो उनका मैंडेट है। लेकिन जो आम नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, जिनका उस वॉर से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं। सही कहा। इंटेंशनली सिविलियंस पर अटैक करना, उनके रेजिडेंशियल एरियाज पर बॉम्ब गिराना, हॉस्पिटल्स को टारगेट करना या उन ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स को मारना जो रेड क्रॉस पहनकर मदद करने गए हैं, ये सब क्लियर कट वॉर क्राइम्स है। इसमें कोई कोलैटरल डैमेज का आसान बहाना नहीं चलता अगर अटैक इंटेंशनल था। दूसरी कैटेगरी आती है प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी POWs की। जैसे वॉर मूवीज में अक्सर दिखाते हैं कि दुश्मन सोल्जर कैप्चर हो गया और उससे इंफॉर्मेशन निकालवाने के लिए उस पर जुल्म किए जा रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ कहता है कि अगर किसी दुश्मन सोल्जर ने हथियार डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिया है, तो अब वो एक कॉम्बैट थ्रेट नहीं है। बिल्कुल। यूज टॉर्चर करना, उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट करना या बिना किसी फेयर ट्रायल के समरी एग्जीक्यूशन करना यानी सीधे गोली मार देना, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है।
और तीसरी कैटेगरी उन वेपन्स की है जो इंटरनेशनली बैन हो चुके हैं। एक जमाना था जब लोग सोचते थे कि वॉर जीतने के लिए कोई भी हथियार चलेगा, पर अब ऐसा नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोहिबिटेड वेपन्स जैसे केमिकल वेपन्स जिससे लोग घुट घुट कर मरते हैं, या बायोलॉजिकल वेपन्स जो पूरी आबादी में बीमारी फैलाते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज करना सीधा वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है। इन वेपन्स का प्रॉब्लम यह है कि ये सोल्जर और सिविलियन के बीच फर्क नहीं कर सकते। इनका असर इनडिस्क्रिमिनेट होता है। और इसके अलावा रोम स्टैट्यूट एक और भयानक रियलिटी को एड्रेस करता है जो वॉर के अंधेरे में अक्सर छुपी रह जाती है, सेक्सुअल वायलेंस। ये सच में एक डार्क रियलिटी है। हिस्ट्री में सदियों तक वॉर्स के दौरान सेक्सुअल वायलेंस को एज अ वेपन, एज अ टूल ऑफ टेरर यूज किया जाता रहा है। पहले इस पर खुलकर बात नहीं होती थी, लेकिन रोम स्टैट्यूट ने इसको एक्सप्लिसिटली वॉर क्राइम माना है। रेप, सेक्सुअल स्लेवरी या फोर्स्ड प्रेगनेंसी को मिलिट्री स्ट्रैटेजी की तरह यूज करना अब इंटरनेशनल लॉ में सबसे संगीन जुर्म है। और पांचवी आखिरी कैटेगरी में आता है प्रॉपर्टी और कल्चरल हेरिटेज का डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर किसी अटैक के पीछे कोई मिलिट्री नेसेसिटी नहीं है, वहां कोई बंकर नहीं है, कोई एनिमी ट्रूप्स नहीं है, फिर भी किसी देश की सदियों पुरानी धरोहर को, उनके मंदिर, मस्जिद, लाइब्रेरीज या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो वो भी वॉर क्राइम है। हर डिस्ट्रक्शन के पीछे मिलिट्री लॉजिक और प्रोपोर्शन होना जरूरी है। अगर वो मिसिंग है तो सीधा IHL का वायलेशन है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। ये सब क्राइम्स तो गिनवा दिए गए, लेकिन कोर्ट में एक एक्ट वॉर क्राइम तभी माना जाएगा जब 4 एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हों। इसे समझना बहुत जरूरी है। पहला एलिमेंट, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करे, मतलब वहां एक्चुअली वॉर या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, शांति का माहौल ना हो। दूसरा, IHL का सीरियस वायलेशन हुआ हो। तीसरा, अक्यूज्ड का इंटेंट या नॉलेज हो, मतलब उसे अच्छी तरह पता था कि वो सिविलियंस या प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी पर अटैक कर रहा है। और चौथा, विक्टिम नेचुरली एक प्रोटेक्टेड पर्सन हो, जैसे कि कोई सिविलियन या सरेंडर्ड प्रिजनर। अगर इन 4 कंडीशंस में से एक भी मिसिंग है तो प्रोसिक्यूशन का केस लीगली वीक हो जाता है। और यही 4 एलिमेंट्स उस रात वाले मिलिट्री कमांडर के केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। याद कीजिए, उस कमांडर ने कोर्ट में अपने डिफेंस में क्या कहा था? मैं तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मेरे सुपीरियर्स ने कहा अटैक करो, मैंने अटैक कर दिया। यहाँ तो एक बड़ा साइकोलॉजिकल सवाल उठता है। सही बात है। एक आम इंसान की तरह सोचा जाए तो एक सोल्जर को तो सिखाया ही यही जाता है कि कमांडर का ऑर्डर फाइनल है। वो चेन ऑफ कमांड तोड़ने का रिस्क कैसे ले सकता है? क्या सच में इंटरनेशनल लॉ एक्सपेक्ट करता है कि एक लोअर रैंक का सोल्जर अपने जनरल को मना कर दे? ये डिबेट बहुत पुरानी और इसका सबसे बड़ा हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में निकला था। हिस्ट्री में पहली बार न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में कोर्ट ने साफ बोल दिया था कि फॉलोइंग ऑर्डर्स कोई वैलिड डिफेंस नहीं है। ये ट्रायल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था, जहां टॉप नाजी ऑफिशियल्स को प्रोसिक्यूट किया गया था। उन सबका यही कहना था कि उन्होंने जो भी किया उस वक्त के स्टेट लॉ और हिटलर के ऑर्डर्स के मुताबिक किया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि एक स्टेट का नौकर होने के नाते उनकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन ट्राइब्यूनल ने एक रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि स्टेट नहीं बल्कि इंडिविजुअल क्रिमिनली लायबल होता है। एक इंसान होने के नाते आपकी मॉरल और लीगल जिम्मेदारी है। अगर कोई ऐसा ऑर्डर मिलता है जो क्लियरली ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, जैसे निहत्थे लोगों को गैस चेंबर में भेज देना, तो ऑर्डर फॉलो करना कोई वैलिड लीगल शील्ड नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत गहरा है। इसका मतलब यूनिफॉर्म पहनने से इंसान अपनी आत्मा और अक्ल का स्विच ऑफ नहीं कर सकता। लेकिन ये तो उनकी बात हुई जो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। उन लोगों का क्या जो ऊपर एसी कमरों में बैठे हैं, जो फील्ड में नहीं गए, जिन्होंने खुद किसी पर गोली नहीं चलाई लेकिन ऑर्डर उन्हीं का था, या जिनके कमांड में ये सब हो रहा था और वो आराम से चुप बैठे रहे? अन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के लिए इंटरनेशनल लॉ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार अगर किसी मिलिट्री कमांडर ने अपने सोल्जर्स को क्राइम करने से नहीं रोका या उन्हें नोइंगली अलाउ किया कि सिविलियंस को टारगेट किया जाए, तो वो कमांडर खुद उतना ही लायबल होगा। कमांडर ये नहीं कह सकता कि मैंने थोड़ी ना ट्रिगर दबाया था। उसकी पोजीशन और अथॉरिटी उसको कंप्लीटली अकाउंटेबल बनाती है। उसका फर्ज था अपने ट्रूप्स को कंट्रोल करना। यहाँ एक और बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर देश की अपनी सरकार ही वॉर क्राइम्स करवा रही हो तो वो सजा थोड़ी ना देगी अपने जनरल्स को, तो फिर उन्हें पकड़ेगा कौन?
क्या इसका मतलब यह है कि अगर क्राइम कंट्री ए में हुआ तो कंट्री बी की पुलिस उस कमांडर को अरेस्ट करके प्रोसिक्यूट कर सकती है? ये तो बॉर्डर्स और देश की सॉवरेनिटी के बेसिक रूल के खिलाफ लगता है। यहीं पर लॉ का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। आमतौर पर मर्डर या थेफ्ट जैसे क्राइम्स में जुरिस्डिक्शन वहीं होता है जहां क्राइम हुआ, लेकिन वॉर क्राइम्स इतने हीनियस होते हैं कि इन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना जाता है। इसका लीगल लॉजिक ये है कि जब IHL टूटता है तो सिर्फ एक देश का नहीं, पूरी दुनिया का सिस्टम और मॉरल फैब्रिक खतरे में आता है। एग्जैक्टली इसलिए कोई भी कंट्री ऐसे केसेस को प्रोसिक्यूट कर सकती है, चाहे क्राइम दुनिया के किसी भी कोने में हुआ हो। और पनिशमेंट्स की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। इसके अलावा विक्टिम्स को रेपरेशंस यानी मुआवजा देने का भी प्रोविजन है। लेकिन एक स्पेसिफिक डिटेल यहाँ नोट करनी जरूरी है, ICC के पास डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। मैक्सिमम सजा उम्र कैद ही हो सकती है। यहीं पर स्टूडेंट्स और आम लोग गलती करते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक बड़ा अजीब ट्रेंड बन गया है। हर छोटे बड़े मिलिट्री अटैक या बॉर्डर स्कर्मिश को लोग ऑनलाइन तुरंत जेनोसाइड लेबल कर देते हैं। लेकिन लीगली ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हर वॉर क्राइम जेनोसाइड नहीं होता। दोनों क्राइम्स कंप्लीटली अलग स्केल, अलग फिलॉसफी और अलग इंटेंट पर ऑपरेट करते हैं। तो आखिर जेनोसाइड की लीगल डेफिनेशन क्या है? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जेनोसाइड एक बहुत ही स्पेसिफिक, नैरो और एक्सट्रीम क्राइम है। इसका प्राइमरी लीगल सोर्स है 1948 की जेनोसाइड कन्वेंशन। जेनोसाइड का मतलब सिर्फ मास किलिंग या ढेर सारे लोगों को मारना नहीं है। मास मर्डर और जेनोसाइड में एक कंसेप्चुअल गल्फ है। इसका कोर मतलब है किसी स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड ग्रुप को पूरी तरह या पार्शियली डिस्ट्रॉय करने का इंटेंशन। और ये कन्वेंशन सिर्फ 4 तरह के प्रोटेक्टेड ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करती है: नेशनल, एथनिकल, रेशियल या रिलीजियस ग्रुप्स। बस यही 4। तो इसका मतलब अगर किसी देश में एक ऑटोक्रेट या डिक्टेटर अपनी राइवल पॉलिटिकल पार्टी के हजारों सपोर्टर्स को सिस्टमैटिकली खत्म कर दे, उन्हें लाइन में खड़ा करके शूट करवा दे, तो टेक्निकली वो जेनोसाइड नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल ग्रुप्स उस 4 की लिस्ट में नहीं है। टेक्निकली एंड लीगली यस, वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो सकता है, मास मर्डर हो सकता है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो जेनोसाइड नहीं कहलाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल ग्रुप्स इस कन्वेंशन के दायरे से बाहर हैं। ये कन्वेंशन स्पेसिफिकली रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी और एथनिसिटी पर फोकस करती है। और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स, वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल डिफरेंस है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की रिक्वायरमेंट। जैसा पहले एस्टैब्लिश किया गया, वॉर क्राइम्स लगने के लिए वॉर यानी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का होना जरूरी है, लेकिन जेनोसाइड पीस टाइम में यानी शांति के समय में भी हो सकता है। हाँ, अगर एक देश की गवर्नमेंट बिना किसी वॉर के, बिना किसी दुश्मन देश के हमले के सिस्टमैटिकली अपने ही देश की किसी माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी को मिटाने लग जाए, तो वो जेनोसाइड है। उसमें वॉर डिक्लेयर होने या बॉर्डर पर फायरिंग होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब जेनोसाइड का फोकस वॉर के रूल्स तोड़ने पर नहीं है, बल्कि इंसानियत के एक पूरे हिस्से को परमानेंटली धरती से मिटा देने पर है। और इस पूरे आर्ग्यूमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मेंस रेया यानी क्रिमिनल इंटेंट। एक आम इंसान के लिए इंटेंट तो इंटेंट होता है, पर लॉ में इसकी बारीकियां बहुत अलग है। मेंस रिया इस मुद्दे का सबसे कॉम्प्लेक्स और क्रूशियल लीगल पॉइंट है। जेनोसाइड प्रूफ करने के लिए कोर्ट में स्पेसिफिक इंटेंट या डोलूस स्पेशियलिस प्रूफ करना पड़ता है। इसका मतलब है कि अटैक का पर्पस और दिमागी मोटिव उस स्पेसिफिक ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना ही होना चाहिए। सिर्फ कोलैटरल डैमेज, एक्सीडेंटल डेथ्स या रैंडम वायलेंस काफी नहीं है। जबकि वॉर क्राइम्स में जनरल इंटेंट सफिशिएंट होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक कमांडर ने एक हॉस्पिटल पर बम गिराया और उसके रिकॉर्ड से साबित होता है कि उसको पता था कि वो हॉस्पिटल है और वहां आम नागरिक हैं, तो उसका IHL वायलेट करने का नॉलेज ही काफी है वॉर क्राइम प्रूफ करने के लिए। बिल्कुल, उस कमांडर का मोटिव उस हॉस्पिटल के अंदर किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को मिटाना नहीं था, बस उसको जल्दी से वो एरिया कैप्चर करके वॉर जीतनी थी। फिर भी वो वॉर क्राइम तो है ही।
तो इंटेंट का फर्क ही सारी लीगल पिक्चर बदल देता है। अगर इस चर्चा से वॉर क्राइम और जेनोसाइड का ये इंटेंट वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में क्लियर लिख देना, क्योंकि बड़ी बड़ी लीगल कोर्ट्स में बड़े बड़े डिक्टेटर्स और कमांडर्स के केसेस इसी एक इंटेंट के पॉइंट पर जीते और हारे जाते हैं। इसे हमेशा याद रखने के लिए दिमाग में एक स्केल की विजुअल इमेज बनाई जा सकती है। सोचा जाए कि एक तरफ है वॉर के रूल्स तोड़ना, यानी वॉर क्राइम्स, जो कि एक आइसोलेटेड एक्ट भी हो सकता है। एक अकेला सोल्जर अगर एक छोटे से गांव में एक दुश्मन पीओडब्ल्यू को अकेले में टॉर्चर करता है तो वो एक इंडिविजुअल वॉर क्राइम है। और स्केल की दूसरी तरफ है एक पूरी कम्युनिटी को सिस्टमैटिक तरीके से मिटा देने की डीप साजिश, यानी जीनोसाइड। एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड वायलेंस वर्सेस एक सिस्टमैटिक हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रक्शन का विजुअल इमेज। जीनोसाइड हमेशा सिस्टमैटिक और लार्ज स्केल होता है, जिसमें ना सिर्फ लोगों को मारना बल्कि उन्हें ऐसी कंडीशंस में रखना जहां उनका सरवाइव करना नामुमकिन हो जाए। हाँ, या उस ग्रुप में नए बच्चों का पैदा होना फोर्सफुली रोकना, या उनके बच्चों को उनसे छीन कर किसी और कम्युनिटी में ट्रांसफर कर देना शामिल है। ये आइडेंटिटी को जड़ से उखाड़ने का प्रोसेस है। इंटेंट का कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन रियल लाइफ कोर्ट्स में इस इंटेंट को किसी के दिमाग के अंदर से निकालकर कागज पर प्रूफ करना एक अलग ही लेवल की बैटल होती है। दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोर्ट्स के उन 2 लैंडमार्क केसेस की तरफ जिन्होंने इस लॉ की फाउंडेशन को शेप दिया। इन केसेस को किसी कोर्टरूम थ्रिलर मूवी की तरह देखा जा सकता है। सेका, तो चलते हैं पहले सीन पर। साल है 1998। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा में एक बहुत ही हाई स्टेक्स केस चल रहा है। केस का नाम है प्रोसिक्यूटर वर्सेस अकायेसु। जीन पॉल अकायेसु ताका नाम के एक छोटे से टाउन का मेयर था। उस वक्त रवांडा में एक भयंकर ट्रेजेडी चल रही थी, जहां हुटू मेजॉरिटी टुट्सी माइनॉरिटी को टारगेट कर रही थी। अकायेसु पर चार्जेस थे कि उसने मेयर की पोजीशन का फायदा उठाकर अपने टाउन में टुट्सी कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस को ओपन इंस्टिगेट किया, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। अब यहाँ कोर्टरूम में टेंशन इस बात की थी कि मर्डर तो प्रूव हो गया था, लेकिन क्या ये जेनोसाइड था? ये केस हिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि कोर्ट ने पहली बार स्ट्रिक्टली क्लैरिफाई किया कि जेनोसाइड प्रूव करने के लिए वो स्पेसिफिक इंटेंट, वो डोलुस स्पेशलिस दिखाना ही पड़ेगा, सिर्फ मास किलिंग होना प्रूव नहीं है। कोर्ट को कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए था कि अकायेसु का दिमागी मकसद सिर्फ कुछ लोगों का खून करना नहीं, बल्कि उस तुत्सी ग्रुप को एज ए कंप्लीट ग्रुप डिस्ट्रॉय करना था। पर मेरा सवाल यह है कि उन्होंने ये स्पेसिफिक इंटेंट प्रूव कैसे किया? उसके दिमाग के अंदर तो कोई झांक नहीं सकता था। वही तो प्रोसिक्यूशन की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने अकायेसु की स्पीचेस, उसके ऑर्डर्स और उसके सिस्टमैटिकली डायरेक्ट किए गए वायलेंस के पैटर्न को एज एविडेंस पेश किया, जिससे एस्टैब्लिश हुआ कि उसने चुन चुनकर तुत्सी लोगों को ही लिस्ट बनवाकर टारगेट करवाया था। इस केस में वो स्पेसिफिक इंटेंट सक्सेसफुली प्रूव हुआ। अकायेसु पहला एग्जाम्पल बना जिसे इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने स्पेसिफिकली जेनोसाइड के लिए कन्विक्ट किया। ये इंटरनेशनल लॉ की दुनिया का एक मॉन्यूमेंटल मोमेंट था, जिसने आगे आने वाले सभी ट्राइब्यूनल्स के लिए रास्ता खोल दिया। अकायेसु केस ने इंटेंट का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, लेकिन उसके ठीक पहले एक और ट्राइब्यूनल में एक बिल्कुल अलग लीगल लूपहोल सामने आया था, एक ऐसी चालाकी जिसने पूरे ट्राइब्यूनल को हिला दिया था। अब आते हैं सीन 2 पर। साल 1995। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया यानी ICTY में एक और बहुत बड़ा केस आता है, प्रोसिक्यूटर वर्सेस टाडिच। दुश्को टाडिच पर बहुत सीरियस चार्जेस थे, जिसमें टॉर्चर और सिविलियंस पर जुल्म शामिल था। लेकिन उसके डिफेंस लॉयर्स ने एक बहुत चालाक टेक्निकल आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कोर्ट में जज के सामने कहा कि जिनेवा कन्वेंशंस और वॉर क्राइम्स की किताब तो तब खुलती है जब 2 अलग अलग देशों के बीच वॉर चल रही हो, यानी इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन यूगोस्लाविया में तो इंटरनल सिविल वॉर चल रही है, देश के अपने ही फैक्शंस आपस में लड़ रहे हैं। उनका तर्क था कि जब तक दूसरा देश शामिल नहीं है तब तक इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होता, इसलिए तादिच पर वॉर क्राइम्स लग ही नहीं सकते। उस वक्त ट्राइब्यूनल में सभी सांस रोक बैठे थे, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट में एक डेंजरस टेक्निकल ट्रूथ था। अगर उस दिन डिफेंस जीत जाता
तो इसका नतीजा ये होता कि दुनिया भर में चल रही इंटरनल सिविल वॉर्स में किए गए सारे मैसेकर्स, सारी एट्रोसिटीज लीगल सजा से बच जाती। देश के अंदर हो रहे जुल्म को रोकने वाला कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं बचता। लेकिन ट्राइब्यूनल ने सारे पुराने टेक्स्ट्स और कस्टम्स को स्टडी करके एक ग्राउंड ब्रेकिंग रूलिंग दी। कोर्ट ने रूल किया कि IHL और वॉर क्राइम्स की आत्मा सिर्फ इंटरनेशनल वॉर्स तक सीमित नहीं है। नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी सिविल वॉर या इंटरनल फाइट्स में भी अगर ह्यूमैनिटी के बेसिक लॉज का सीरियस वायलेशन होता है तो वो उतना ही बड़ा वॉर क्राइम माना जाएगा। इस एक सिंगल डिसीजन ने उस दिन दुनिया भर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे लाखों सिविलियंस को एक लीगल शील्ड और प्रोटेक्शन दे दी। ये सच में इस बात का सबूत है कि कोर्टरूम्स की बहस कितनी पावरफुल हो सकती है। वहां डॉक्यूमेंट्स के बीच लड़ी गई एक टेक्निकल बहस हजारों माइल्स दूर रहते लोगों का आगे का फ्यूचर और उनको मिलने वाला जस्टिस डिसाइड करती है। बिल्कुल। हालांकि सूशस केस ने बताया कि स्पेसिफिक इंटेंशन प्रूव करना कितना जरूरी है, और तार्डिच केस ने दुनिया को बताया कि खुद के बॉर्डर्स के अंदर लड़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि देश इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के रूल्स भूल जाए। दोनों ही सिनेरियोज को ध्यान से देखा जाए तो कोर फोकस एक ही जगह आकर रुकता है, इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चाहे गांव के मेयर हों या पूरी आर्मी के जनरल या फिर किसी छोटी मिलिटा के लीडर, आप अपने किए गए एक्शंस और अपने ऑर्डर्स के लिए खुद अकाउंटेबल हैं। और सबसे मेन कंक्लूजन जो इन दोनों भयानक क्राइम्स के लीगल कंपैरिजन से निकलता है वो उनकी फिलोसॉफिकल कोर का डिफरेंस है। सही कहा। जेनोसाइड सीधे तौर पर ह्यूमैनिटी के एक हिस्से को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने का क्राइम है। इसका एम आइडेंटिटी मिटाना है। वहीं वॉर क्राइम युद्ध जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी इंसानियत के नियम तोड़ने का क्राइम है। इसका एम डिस्ट्रक्शन के रूल्स को वायलेट करना है। तो इस डीप डाइव के अंत में वापस लौटते हैं उस कमांडर की तरफ जिसे रात के अंधेरे में उस गांव पर अटैक करने के बाद हमने शुरुआती कहानी में कोर्ट में लाया था, जिसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जज को कहा था कि मैं तो बस ऊपर से आए ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। हाँ बिल्कुल। अब उसकी उस रात की एक्शंस की लीगल पिक्चर बिल्कुल क्लियर नजर आती है। अगर उस कमांडर ने उस गांव में एक जनरल सिविलियन हॉस्पिटल पर अटैक किया होता सिर्फ वॉर जल्दी जीतने के मोटिव से, तो उस पर रोम स्टैट्यूट के तहत वॉर क्राइम का चार्ज लगता, उसे वॉर रूल्स तोड़ने की सजा मिलती। लेकिन क्योंकि उसने उस रात बिना किसी वैलिड मिलिट्री नेसेसिटी के एक स्पेसिफिक एथनिक कम्युनिटी के लोगों को चुन चुन के सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करने के इंटेंट से अटैक किया, तो स्ट्रिक्ट लीगल टर्म्स में उसने जेनोसाइड किया है। और उसे यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन के तहत दुनिया का कोई भी देश अरेस्ट कर सकता है और उम्र कैद की सजा दे सकता है। मैं तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था वाला पुराना एक्सक्यूज उसे एक दिन भी बचने नहीं देगा। और इस एनालिसिस से दिमाग को एक बहुत सैटिस्फाइंग क्लोजर मिलता है कि लॉ किस तरह बारीकी से फंक्शन करता है। पर दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए इन लॉस को और आगे पुश करने का वक्त आ गया है। इस सेशन को खत्म करने से पहले एक आखिरी बड़ा सवाल सोचना जरूरी है। आजकल मॉडर्न वॉर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड ड्रोन्स का यूज रैपिडली बढ़ रहा है। अगर कल को एक ऑटोनमस AI ड्रोन जिसे अपने फैसले खुद लेने की प्रोग्रामिंग दी गई हो, वो बिना किसी ह्यूमन ऑर्डर के एक सिविलियन हॉस्पिटल पर अटैक कर दे, तो इंटेंट या मेंस रिया किसका माना जाएगा? क्या उस प्रोग्रामर पर वॉर क्राइम का चार्ज लगेगा जिसने एल्गोरिदम बनाया, या उस मिलिट्री जनरल पर जिसने ड्रोन लॉन्च किया? या फिर ऐसी ट्रेजेडी में कोई ना कोई लीगल लूप होल से बच निकल जाएगा? क्योंकि एक मशीन के पास तो डोलस स्पेशलिस्ट यानी स्पेसिफिक इंटेंट नहीं हो सकता। फ्यूचर के इन कॉम्प्लेक्स वॉर्स को पास्ट के इन रूल से गवर्न करना आसान नहीं होगा। इस बारे में खुद सोचना चाहिए। अगर इस डीप एनालिसिस से लॉज की ये बारीक लकीर और इंटरनेशनल कोर्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी सच में समझ आई हो, तो वकील साहब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो लॉ को सिर्फ पढ़ते नहीं, समझना चाहते हैं। और कमेंट में अपना मनपसंद टॉपिक लिखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ लॉ नहीं समझाया जाता, यहाँ लॉ को महसूस कराया जाता है।